हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज के वीडियो में हम आपका जो NMMSS का जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 8th के लिए उस क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग अपने साथ साथ रजिस्टर्स पेन लेकर बैठें, क्योंकि हम साथ साथ इसे सॉल्व करते चलेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे समझ पाएँ। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करें। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है 11 आदमी एक दिन में डैश मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हिंदी में आधा दिया हुआ है, तो हम इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 11 मैन कैन डिग 7/3 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच वन डे, यानी कि 11 आदमी एक दिन में 7 से 3/4 मीटर जो है वो लंबी खाई खोद सकते हैं। तो कितने आदमी और लगेंगे कि 31 मीटर लंबी खाई एक दिन में खोदी जा सके। यानी कि यहाँ पर आपको आदमियों की संख्या दी हुई है, काम दिया हुआ है और उसकी लंबाई दी हुई है। तो बच्चों हमारे पास एक कार्य और समय और जो मजदूर लगते हैं उसके ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास देखो, हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के कंपैरिजन दिए जाते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक कार्य जो पहला कार्य होता है उसको W1 कर लेते हैं, दूसरे कार्य को W2 कर लेते हैं। मतलब पहले वाले में 11 आदमी जो थे वो 7 से 3/4 मीटर खोद रहे थे। अब हमें चाहिए कि कितने आदमी और लगेंगे कि 31 मीटर एक दिन में खोद जाए। दिन उतने ही चाहिए, हमें एक ही दिन चाहिए, एक ही दिन में खोदना है। पहले 7 से 3/4 मीटर को खोदने के लिए 11 आदमी थे। अब उसने पूछा है कि 31 मीटर इसी तरह खोदने के लिए हमें और कितने आदमी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर उसने बोला है कि आप यहाँ पर x मान लीजिए कि x आदमी और चाहिए जो हमें इतने जो खाई है उसको खोद ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, अबे यार उसने कहा है कितने आदमी और लगेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, D1M1/W1 इज इक्वल टू D2M2/W2। अब हमने क्या किया कि D1 क्या था हमारा 1, M1 कितने आदमी थे 11 आदमी, और काम क्या था 7 से 3/4 मीटर की खुदाई। तो यानी कि 21 इसको हम मान सकते हैं, 7 चौक 28 और 3 31/4। और यहाँ पर हमारे पास D2 क्या था, दिन एक ही है। आदमी कितने चाहिए उनको टोटल x हमने मान लिया, और दिन कितने थे, हमें कितना कार्य करना है 31 मीटर की खुदाई करनी है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31 गुणा 1 गुणा 11 एक तरफ चला जाएगा, और 7 से 3/4 गुणा 1 गुणा x एक तरफ चला जाएगा। अगर हम इसको करते हैं इस तरह से, तो हमारे जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 31 गुणा 11 इधर आ जाता है और 31/4x इधर आ जाता है। तो हम अगर इसे काटते हैं तो हमारे पास x आ जाता है 44। अब बच्चों ये जो x है, ये x है आपका इस 31 मीटर की खाई को खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो आपका आंसर आया 44 आदमी, ठीक। लेकिन ये 44 आदमी है, ये टोटल आदमी है। तो हमें चाहिए कितने, उसने पूछा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, उसने पूछा है कि कितने आदमी और लगेंगे 11 के अलावा कि जो खाई है उसको खोदा जा सके एक दिन में। तो अगर आपके पास टोटल आदमी 44 आए हैं और आपको 11 आदमी आपके पास पहले से ही थे, तो आपको और कितने आदमी चाहिए होंगे, 33 आदमी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 33। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 111 से विभाजित हो जाएगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए, ठीक 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली। उसने बोला 6 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 111 से विभाजित हो जाए। 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जिसे हम जानते हैं वो हमारे पास है 1 लाख। तो हम 1 लाख को इस तरह 111 से डिवाइड करेंगे। जब हम 111 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 जो है वो शेष आ जाता है। जब हमारे पास 100 शेष आ गया तो उसने कहा है कि इस सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी जो 111 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर 100 शेष आ रहा है तो हमें ऐसा बनाना हो, कितना और जोड़ा जाएगा मान लीजिए। तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि अगर इसमें 11 और जोड़ दिया जाए तो ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर 11 हो जाता, यहाँ पर 11 होता तो यहाँ नीचे क्या आता 111, और अगर यहाँ 111 आता तो 111 से 111 डिवाइड हो जाता। तो 11 और जोड़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 लाख में 11 और जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इन्होंने आपको एक अलग तरीके की टेबल दे रखी है। इसमें उन्होंने आपको कोने में 4 नंबर दे रखे हैं और एक स्क्वायर के अंदर 4 खाने बनाकर उसमें नंबर दे रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन मार्क वाला जो संख्या है वो बतानी है।
अब बच्चों, रीजनिंग में मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ, अगर आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि रीजनिंग करने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, आपको लॉजिक लगाना होता है। ये बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ लॉजिक लगाएंगे वही यहाँ लगना चाहिए, वही यहाँ लगना चाहिए और वही यहाँ लगना चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना होता है। तो अब इसमें उन्होंने जो हमें संख्या दे रखी है, अब इसमें हम क्या करें कि इन दोनों का इस तरह लगाएं कि ये आए, इन दोनों को इस तरह लगाएं कि ये आए, 8 और 6 का इस तरह लगाएं कि 100 आए। तो हम कैसे करेंगे, हमने देखिए यहाँ कैसे किया, हमने क्या किया कि हमने 2 और 8 इनका स्क्वायर कर दिया। जब 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 68। ये हमारे पास 68 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने 8 को लिया और 6 को लिया, इन दोनों का स्क्वायर किया तो 100 आया, 100 आ गया। इसी तरह हमने 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर किया तो 52 आ गया। तो अब बचा क्या, 2 का और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, आंसर हमारा 20 और यहाँ ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक देखिए फूल की तरह बनाया हुआ है, यहाँ पर इसने यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये सारी संख्याएं जो हैं वो किसी ना किसी तरह से 4 से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बीच में 4 है तो इसका मतलब ये किसी न तरह संख्याएं जो है वो 4 से जुड़ी हुई हैं। अब हम ऐसा क्यों ना करें, अब इंडिविजुअली अगर हम रिलेशन लगा के बैठते हैं तो नहीं बैठता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सारी संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने किया है, इन सारी संख्याओं को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आया, 1/2, 5/2, 21/2, 85/2। ठीक है, और अगर इस यहाँ को x मान ले तो x बटे में 2 कर दिया। चलिए अब हमारे पास संख्या, अब ये अगर नीचे का 2 हटा दें, अगर ये नीचे का 2 हटा दें तो हमारे पास क्या बचा, 1, 5, 21 और 85। अब 1, 5, 21 और 85 की जो सीरीज अगर हमें बनाए कि ये सीरीज बनी कैसे आखिरकार, तो कैसे बनी, 1 को 4 से गुणा किया, 1 चौक 4 जमा 1 कर दिया, 5 आया। फिर 5 को 4 से गुणा किया, 20 आया, फिर 1 जोड़ दिया, 21 आ गया। फिर 21 को 4 से गुणा किया, 84 आया, फिर 1 जोड़ दिया, 85 आ गया। अब इसी तरह ये वाली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 85 को 4 से गुणा करेंगे, 340 आया, उसमें 1 जोड़ देंगे, 341 आया। ठीक है, अब ये तो आपके पास आ गया x, यानी कि ये, पर हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर सबको 2 से डिवाइड कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर पूरी संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तो x वो है जो 4 से डिवाइडेड है सारा, ये तो वही है ना जो 4 से डिवाइडेड है, लेकिन पूरी संख्या क्या थी, जो उसकी दुगनी है, यानी कि असली संख्या क्या है हमारे पास, 170 है ना, 85 थोड़ी है, 170 क्या है, 85 का दुगना। तो इसी तरह यहाँ पर जो हमारा x निकला वो पूरी संख्या नहीं है, पूरी संख्या होगी जब हम उसका दुगना कर देंगे। तो उसको दुगना अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 682। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 682। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, और इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की तुलना में दुगनी लंबाई का है, तब समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। अब बच्चों इसमें है, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इसमें ये चारों ही ऑप्शंस गलत हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अब 1/2 गुणा एक विकर्ण हमने x मान लिया, तो दूसरा विकर्ण उसने हमें दिया हुआ है कि एक विकर्ण जो है वो दूसरे से दुगना है, उसे हम 2x मान सकते हैं। ठीक है, बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, 289। इसको हमने सॉल्व किया, 2 से 2 कट गया, x² आ गया, x² = 289, यानी कि x1 बराबर 17 आ गया। अब पहला विकर्ण हमारे पास 17 आ गया, तो दूसरा विकर्ण उसका दुगना है, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना हुआ, 34 हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब जब हम भुजा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अब भुजा हमारी हुई ये, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस, क्योंकि ये जो आप विकर्ण है ये जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। इसका मतलब ये चारों बनने वाले जो त्रिभुज हैं, ये चारों त्रिभुज जो बन रहे हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर ही बन रहे हैं, और जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है तब हम उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें इस विकर्ण का भी आधा करना होगा, ये जो है वो इस वाले विकर्ण का आधा हुआ और ये वाला इस वाले विकर्ण का आधा हुआ, तब हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से भुजा निकल जाएगी ये वाली। तो हमने क्या किया, भुजा का स्क्वायर किया, AO का कर दिया स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर कर दिया। तो AO क्या था हमारे पास, पहला 17 था तो 17/2 कर दिया, हाफ हो गया, और दूसरा OD था तो हमने क्या किया, 34 था तो 17 का
स्क्वायर कर दिया, चलो आधा कर दिया। अब 17 का स्क्वायर इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि +1, तो यहाँ पर आपका आया 5/4। अब 4 को अगर हम बाहर ले लें तो 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो 17 स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर इंटू में 5 आ गया। तो हमारे पास एडी क्या निकला, एडी क्या है हमारी भुजा, एडी क्या निकला हमारे पास 17/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हो गया 17/2√5, ये हमारे पास भुजा आ गई। हमारे पास परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो 4 को जब हम 17/2 इस √5 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 34√5। तो हमारा आंसर एक्चुअली क्या है 34√5। तो ये चारों ही ऑप्शन बच्चों आपके गलत है। इस वाले क्वेश्चन में भी मैं बताना चाहूंगी चारों ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। क्यों, देखो मैं आपको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। देखिए आपको इक्वेशन दी हुई है 3 - 7x/2x, 3 - 7y/2y, 3 - 7z/2z = 0, ठीक है। अब जब आपको ये संख्या दी हुई है, इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 3/2x - 7x/2x प्लस 3/2y - 7y/2y प्लस 3/2z - 7z/2z, ये भी लिख सकते हो ना आप इस तरह से। अब यहाँ पर x से x, y से y और z से z कट जाएगा, बचा क्या -7/2 -7/2 -7/2। अब जब ये इधर चला जाएगा तो ये सब प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास ये प्लस में आ गया पूरा। और यहाँ आपके पास क्या बच गया 3/2x, 3/2y और 3/2z। इसमें से भी हम 1/2 हटा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z। और यहाँ हमारे पास क्या आ गया था 7 या 21/2। चलो अब इसको अगर हम इधर ही रखें और इसको यहाँ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 21/2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास 3/x 3/y 3/z का योग क्या आया 21। यहाँ पर आपके ऑप्शन में कहीं भी 21 नहीं है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर है वो आपका 21 आएगा, ठीक है। चलिए अगला है, यदि x + y = 6, y + z = 10 और z + x = 8 है, तो 2x + 2y + 2z - z - x का मान बताइए। बहुत आसान है, पहले तो आप इन तीनों को प्लस करोगे, इस तरह से आप इन तीनों को प्लस करोगे। आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास इन तीनों को भी प्लस करना पड़ेगा। जब इन तीनों को आप प्लस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 8, 6, 14 और 10 24, 24 आया, ठीक। इधर आपने प्लस किया तो x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, z भी 2 बार है, यानी कि 2x + 2y + 2z हो गया, ठीक। अब आपके पास 2 आपने कॉमन ले सकते हो आप, तो x + y + z अलग हो गया और 24 इधर आ गया, तो x + y + z आपके पास क्या आ गया 12। तो अगर हम इसको 2x + 2y + 2z, हमसे उसने मांगा क्या है 2x + 2y + 2z, तो हम इसी को लेंगे, हम इसको लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 24 है। अब उसने कहा है -z और -x बच गया। अब उसने हमें z और x दिया हुआ है, अगर हम इसको माइनस से ही गुणा कर दें दोनों तरफ तो हमारे पास -z - x आ जाएगा। z + x 8 है, तो यहाँ माइनस से गुणा किया, यहाँ भी माइनस से गुणा किया, तो -z और -x कितना आया -8। तो यहाँ की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, 24 ये आ गया और -z - x क्या है -8 आ गया। 24 में से 8 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 16 आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यदि 4a + 3b बटे में 4a - 3b = 3/1 है, तो 2a + b बटे में 2a - b का मान क्या होगा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आप इसे ही सॉल्व करोगे, जो आपको पूरी इक्वेशन दी हुई है इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे और इसको 3 से, ऐसे ही हमने कर दिया। इसको जब गुणा किया तो क्या आया 4a + 3b = 12a - 9b, क्योंकि 3 से ये दोनों गुणा हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, b को एक साइड ले लिया और a को एक साइड ले लिया। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास इधर आया 12b और इधर आया 8a। अब हमने ऐसे a की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि 8 को हमने यहाँ भाग कर दिया, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 3/2b। अब ये तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। चलिए अब इसमें वो कह रहा है 2a + b बटे में 2a - b की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा a की जगह ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 गुणा में 3/2b किया जमा b कर दिया, यहाँ भी हमने 2 गुणा में 3/2b किया -b कर दिया। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, इधर भी कट गया, बचा क्या 3b + b और 3b - b। बट इधर क्या आया 3 और 1 4 भी आया, 3 में से 1 गया 2 भी आ गया। इसे हम 2 से काट देंगे, आंसर आपका क्या आ गया है 2। तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3 2। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है 1 से 80 के बीच में कितने प्रतिशत अंक ऐसे हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 1 आता है। अब पहले तो आपको ये सोचना है कि 1 से 80 के बीच में ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनके स्थान पर एक, जिनका अगर आप वर्ग करो तो 1 आता है। अब पहले तो सीधे सीधे सिंपल हम ले लेंगे 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71। ठीक, ये तो हमें पता ही है। इनको आप स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 1 ही आएगा, है ना। अब लेकिन 1 से 10 के बीच में 9 भी ऐसी संख्या होती है जिसको आप जब वर्ग करोगे तो उसकी इकाई के स्थान पर हमेशा 1 आता है। 9 में 81 आपको ध्यान है, ठीक। तो 9 ही ऐसी संख्या है 1 के अलावा जिसे आप अगर वर्ग करोगे तो उसके स्थान पर हमेशा इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास 8 संख्याएं और हो गई। कौन सी? 9, 29। देखो ये तो ऑलरेडी संख्याएं हैं, हमें पता है कि इनको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 1 ही आएगा इकाई के स्थान पर। लेकिन ये संख्याएं भी ऐसी हैं जिनको अगर आप स्क्वायर करते हो तो इनके स्थान पर, इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। जैसे 9 में 81 आता है, ठीक है। 19 को जब आप करते हो तो आपके पास कितना आता है? 361, तो इकाई के स्थान पर 1 आया। तो इसी तरह 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 और 79, ये आपके पास कितनी संख्याएं हो गई? 8 ये और 8 ये, 16 संख्याएं होगी टोटल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो 16 संख्याएं हैं ये 80 का कितना प्रतिशत है। उसने बोला है 1 से 80 के बीच में कितने प्रतिशत, उसने कितने अंक नहीं पूछे हैं, वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत अंक ऐसे हैं जो वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 1 आता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये निकालना है कि वो जितनी भी संख्याएं हैं वो 80 का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए हमारे पास 16 संख्याएं हैं तो वो 80 का कितना प्रतिशत है? मान लिया x प्रतिशत है तो x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको इधर ले जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 20%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि 4 की पावर 100 जमा 4 की पावर 101, इसके योगफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो बच्चों क्या करना है, 4 की पावर 100 तो है ही। अब 4 की पावर 101 को आप 4 की पावर 100 जमा 1 भी लिख सकते हो ना। इसी तरह हमने यहाँ लिख लिया। अब आपको ये पता है कि घातें जमा तब होती हैं जब वो संख्याएं आपस में गुणा हो रही हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 100 यहाँ आया जमा 4 की पावर 100 गुणा 4 की पावर 1, ठीक। अब इन दोनों में से 4 की पावर 100 आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन लिया आपने, यहाँ क्या बच गया? 1, और यहाँ क्या बच गया? ये वाला 4। तो क्या आया? 4 की पावर 100 गुणा 5। अब 4 की पावर 100 गुणा 5 जब हमने किया तो हम क्या करते हैं, जब भी आप 4 को गुणा करते चलो, आप 4 को बार बार गुणा करोगे तो भी आप हमेशा देखोगे कि या तो लास्ट में 6 आता है या लास्ट में 4 आता है, ठीक है। हम अभी इसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसी की बात करो। अब जब इसको आप गुणा करोगे, मान लो आपको ज़्यादा लंबा गुणा नहीं करना है, लेकिन आप थोड़ा सा 4 को 10 तक गुणा करके देखो, 10 बार या 5 बार गुणा करके देखो। जैसे 4 चौक 16, 6 आया पीछे, 16 चौक 64, 4 आया, ठीक है। जब आप 64 चौक करोगे, 64 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आया आपके पास? 256, फिर 6 आया। 256 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो क्या आया? 1024, फिर 4 आया। तो एक बार 6 आएगा, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 4। तो ये आपकी इकाई के स्थान पर यही दोनों संख्याएं आ रही हैं। अब हमारे पास गुणा में 5 भी है, तो आप 6 को 5 से गुणा करो या 4 को 5 से गुणा करो, आपको इकाई के स्थान पर हमेशा 0 ही मिलेगा। 6 को 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30 आया, 0 आया। 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20 आया, इकाई के स्थान पर 0 आया। तो इकाई के स्थान पर आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको फिर से एक टेबल दे दिया उन्होंने। टेबल में आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, 256, 128, 32, 112, 56, 14, 800, 410। इसे आपको सॉल्व करना है। अब आपको लॉजिक ढूंढना है कि 32 से 128 कैसे आया, 128 से 256 कैसे आया, इसी तरह 14 से 56 कैसे आया और 56 से 112 कैसे आया। इसका लॉजिक हमें ढूंढना है। तो हमने इसका लॉजिक क्या निकाला? इसका लॉजिक हमने ये निकाला कि जब आप 32 को 4 से गुणा करते हो 128 आया, और इसको जब 2 से गुणा करते हो तो 256 आता है। मतलब एक बार आपको 4 से गुणा करना है, फिर आपको 2 से गुणा करना है। ये लॉजिक आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। इसमें कोई, मैंने आपको बताया, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, ठीक है। लॉजिक कुछ भी एंडलेस लॉजिक है, तो आप लॉजिक खुद लगाएंगे। बट लेकिन ये होता है कि सवाल देखकर भी आपको धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे तो सवाल देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें जमा घटा करने बैठे तो भी नहीं निकलेगा सोल्यूशन,
है ना। तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से इसको निकालना है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस सवाल पर वापस आते हैं। तो हमने क्या किया, 32 को 4 से गुणा किया 128 आया, और 128 को 2 से किया 256 आया। ये तो हमारा पहला लॉजिक है, ये हमने पहली बार लॉजिक लगाया। लेकिन इसी लॉजिक को जब हम इसमें बिठाएंगे, अगर वो सही आ जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे इस वाले पर। इसमें लगा के देखते हैं, 14 को 4 से गुणा किया 56 आया, और 56 को 2 से गुणा किया 112 आया, ये भी ठीक बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में ठीक बैठ रहा है तो इसमें भी ठीक बैठेगा। अब क्योंकि हमारे पास यही संख्या नहीं है जो सबसे पहले करनी है, तो हम उल्टा चल के देखते हैं। 400 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, ये तो ठीक आ रहा है। 400 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 800 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी जिसको 4 से गुणा करने पर 400 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 4 से गुणा करने पर 400 आता है? 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 100। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर उसने आपको बीच में दे दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दे दिया 9 दे दिया, 16 दे दिया, 64 10 36 दे दिया, 144 20 256 दे दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो ये ऑलरेडी स्क्वायर्स हैं। ये आपको सवाल देख के ही पता लग जाएगा धीरे धीरे, जब आप करने बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे कि यहाँ स्क्वायर्स हैं। देखो ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो 25 आया। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। चलो नीचे से चलते हैं, ये 144 और 256 को जब हमने जोड़ा तो 400 आया। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। ठीक है, ऐसे ही 64 को और 36 को जोड़ा तो 100 आ गया। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। इसी तरह 9 और 16 को जोड़ा तो 25 आ गया। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? 5। तो 5 आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 5 आपका सही आंसर है। चलिए अब ये है आपको बेटा कोडिंग डिकोडिंग। एक विशिष्ट कूट भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स, 7 to 9 का अर्थ है पिक्चर्स आर फेंट। अब इसमें से आपको सी का मतलब निकालना है, सी को कौन सा नंबर दिया गया है इनमें से। बच्चों इन वाले सवालों को करने का क्या तरीका होता है? इन वाले सवालों को करने का ये तरीका होता है कि इसमें जैसे 134 दे रखा है और गुड एंड टेस्टी दे रखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि 1 का नंबर गुड है, 3 का मतलब एंड है और 4 का मतलब टेस्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमें पहले क्या करना है, हमें तीनों जो दिए हुए हैं उसने, हमें तीनों हिंट लिख लेने हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया 134 है गुड एंड टेस्टी, 478 है सी गुड पिक्चर्स और 7 to 9 है पिक्चर्स आर फेंट। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, इसमें से कॉमन नंबर देखेंगे कौन सा है। कॉमन नंबर हमारे पास क्या आ रहा है? 4। फिर देखेंगे इनमें से कॉमन वर्ड कौन सा है, इसमें और इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है? गुड। इसका मतलब गुड इसमें भी है और इसमें भी है, और 4 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब 4 को क्या कह सकते हैं हम? 4 को कह सकते हैं कि हम गुड को उसने 4 नंबर दिया हुआ है। चलो अब इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन है? 7। ठीक है, और इन दोनों में से वर्ड कौन सा कॉमन है? पिक्चर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7 नंबर जो है वो पिक्चर्स है। लेकिन हमें इसमें दोनों में से कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? सी। ठीक है, अब सी कहाँ पर लिखा हुआ है? इस वाली संख्या में, इस वाले नंबर में, है ना। अब सी गुड पिक्चर्स है और 478 है। हम 4 भी निकाल चुके क्या है और 7 भी निकाल चुके क्या है, तो बचा क्या? 8। अगर 4 का मतलब गुड है, 7 का मतलब पिक्चर्स है, तो सी किसका मतलब हुआ? 8। तो आपका आंसर क्या आया? 8 आया। तो 8 आपके ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखो ये भी कोडिंग है। यहाँ पर Z आपको दिया हुआ है 52, एक्ट आपको दिया हुआ है 42 और बैट दिया हुआ है 40। बैट दिया हुआ है, आपको निकालनी है इसकी बैट की वैल्यू क्या है। तो बच्चों इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में काफ़ी गलतियाँ हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आपका 42 दिया हुआ है ये एक्चुअली में आपका 48 है। ये एक्चुअली में आपका आएगा 48। ये आप नोट कर लीजिएगा, 42 नहीं है, यहाँ पर 48 है। अगर हम 48 लगाते हैं तो क्या आएगा? देखो उसने क्या किया है, Z कौन सा वर्ड होता है आपका अल्फाबेट में? 26वां, यानी कि 26 गुणा 2 आपका 52 होता है। ठीक, ACT में A आपका कौन सा होता है? पहला, C कौन सा होता है? तीसरा, और T कौन सा होता है? 20वां। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या है आपके पास? 24। 24 को 2 से गुणा करोगे 48 आ गया, ये भी आ गया। तो इसी तरह से क्या करेंगे, बी कौन सा है आपका? दूसरा, ए कौन सा है? पहला, और टी कौन सा है? 20वां। इनको जोड़ोगे तो 23 आएगा आपके पास। 23 को 2 से गुणा करोगे आप 46 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 46 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है यदि g बराबर 49, r बराबर 324, तो z निम्नलिखित में से किसके समान है। अगर g बराबर 49 है और r बराबर 324 है, तो बच्चों यहाँ पर देखो साफ साफ लॉजिक है। g आपका 7वां अल्फाबेट होता है। अगर g आपका 7वां अल्फाबेट है, इसका मतलब 49 दिया, मतलब हमें स्क्वायर करना है। r आपका 18वां अल्फाबेट होता है। 18वें अल्फाबेट का मतलब है 18 का उसने स्क्वायर कर दिया। तो अब उसे z बताना है, तो z कौन सा होता है, 26। तो 26 का आप जब स्क्वायर करोगे, सेम 7th अल्फाबेट था तो स्क्वायर कर दिया, 18वां अल्फाबेट था उसका भी स्क्वायर कर दिया, तो 26वें अल्फाबेट का स्क्वायर कर देंगे। आपके पास आंसर क्या आएगा, 676। 26 का स्क्वायर होता है 676, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। चलिए, अब कह रहा है इस वर्ण क्रम में अगला वर्ण कौन सा होगा। अब उसने आपको दे दिया ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी सी डी, इस तरह दे दिया उसने। अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि अगला क्या आएगा। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा दिया होता है ना, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं, जो कॉमन सीक्वेंस ढूंढते हैं जो बार बार दे रखा हो, सेम टू सेम बार बार दे रखा हो। अब इसमें उसने आपको क्या लॉजिक दे रखा है, उसने दे रखा है आपको ए दिया, फिर ए बी दिया, फिर ए बी सी दिया, फिर ए बी सी डी दिया, फिर ए बी सी डी ई दिया, फिर ए बी सी डी आना चाहिए क्या, ए बी सी डी ई एफ। ए आया, ए बी आया, फिर ए बी सी आया, फिर ए बी सी डी आया, फिर ए बी सी डी ई आया। अब क्या आना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ। क्योंकि उसने ई नहीं दे रखा पहले से, तो एफ लिखने से पहले क्या आएगा, ई लिखना पड़ेगा हमें। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ई। तो इस यहाँ का आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 ई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये उसने आपको फिर से एक श्रृंखला दे दी अजीब सी, SLUAYJVEIONQGZBDRH, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही कुछ भी उसने श्रृंखला बना दी है। अब वो कह रहा है इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब उसने आपको एक सीरीज दे दी, ये वाली सीरीज में उसने क्या दे दिया, LA UG UJ YI EG। अब क्या करना है आपको, पहले यहाँ पर उन सब की पोजीशन ढूंढनी है। LA की पोजीशन ढूंढेंगे, UJ की पोजीशन ढूंढेंगे, YI की पोजीशन ढूंढेंगे और EG की पोजीशन ढूंढेंगे। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अगले वर्ड की पोजीशन कैसी होगी। यानी कि कैसे करेंगे इसको, देखो जब हमने LA की पोजीशन ढूंढी तो L यहाँ था और A यहाँ था, यानी कि दोनों के बीच में एक का था डिफरेंस था। फिर क्या किया उसने, एक पीछे चला गया और J तक आ गया, इसके बीच में 2 आ गए। फिर वो एक पीछे चला गया, Y आया और I पर पहुंच गया, इसके बीच में 3 आ गए। फिर वो एक पीछे चला गया, E आया और फिर G तक पहुंच गया, इसके बीच में 4 आ गए। अब क्या करेगा वो, फिर से एक पीछे, वही सीक्वेंस अपनाएंगे हम भी जो उसने अपनाया अभी तक। तो क्या करेंगे, एक पीछे जाएंगे, Q पे आएंगे, फिर 5 छोड़ेंगे, जहां पर 4 छोड़े थे ना, आप 5 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, क्या आया, H आया। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, QH। तो आपके ऑप्शन में QH है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 आपका QH आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित नामों में से कौन सा डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग, टेलीफोन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग जो है लास्ट में आएगा। टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब अल्फाबेटिक है ना। अल्फाबेटिकली अगर देखें, अल्फाबेटिकली में सबसे पहले क्या करते हैं, पहला अक्षर देखते हैं, तो पहला तो चारों M है, वो भी नहीं देखना। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरे में A O। अब ये भी A है, ये भी A है, ये भी, अगर वो पहला कहता तो हम आगे बढ़ जाते, फिर MAH देखते हैं, MAH देखते हैं, MAH के बाद देखते हैं, उसने लास्ट का है। ये पहले ही साबित हो गया कि A के बाद में O आता है, तो ये भी पहले आना है, ये भी पहले आना है, ये भी पहले आना है, सबसे लास्ट में कौन सा आना है, ये। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 C। ठीक है, चलो अगला, वो कह रहा है कि उसने क्या शब्दों का समूह दे दिया जो विशेष तरीके से आपस में संबंधित है। अब ऐसे शब्द की पहचान करनी है जिससे दूसरा शब्द समूह भी उसी से संबंधित हो जाए। मतलब जिस तरह ये और ये जुड़े हुए हैं, उसी तरह ये और इन ऑप्शन में से एक जुड़ा होना चाहिए। अब क्या है, वर्तमान और प्राचीन, यानी कि आज का और पुराना। तो इसी तरह कमजोर का उल्टा क्या होगा, बलवान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 पहला आंसर हो गया। दूसरा, विधेयक कानून। जब विधेयक सबसे पहले दिया जाता है उसके बाद कानून बनता है। तो जब सबसे लास्ट में कीट बनता है तो सबसे पहला क्या होता है, पहला आपका क्या होता है, लार्वा। सबसे पहला लार्वा अंडा होता है, तभी तो उससे तो कीड़ा बनता है। सबसे पहली स्टेज क्या हुई, लार्वा की। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। चलिए, इसमें आपको कह रहा है कि वो जीवाश्म जो है वो विलुप्त हो गए। ठीक, जीवाश्म जो है वो गायब हो जाते हैं। तो कीचड़ के बाद क्या, कीचड़ कब आती है, जब क्या गायब हो जाती है, वर्षा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। चलो, अब ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो, ये बच्चों ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि एक दर्जी है,
उसको कपड़े के रोल में से कई कमीज के लिए टुकड़े काटने हैं। उसने समान लंबाई के रोल लिए और हर एक रोल को 10 टुकड़े में काट दिया। अब उसने 1 मिनट में 40 कट काटे हैं, यानी कि एक रोल में 40 कट काटे 1 मिनट में, तो 36 मिनट में वो कितने रोल काटेगा? इसको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। देखो, 1 मिनट में 40 कट काटे, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 1 मिनट में 40 कट काटे तो 36 मिनट में कितने कट काटेगा? 40 गुना 36 कट। ये तो सिंपल है, ठीक है। चलो, एक रोल में उसने 10 टुकड़े किए, ये तो टुकड़े हो गए, लेकिन काटा कितनी बार? 9 बार। जब 9वीं बार वो काटेगा तो 10वां टुकड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा ना, तो कट कितने हुए? 9 कट हो गए। अब 9 कट में जब एक रोल कट रहा है तो 40 गुना 36 कटों में कितने रोल कटेंगे? 9 कट्स कटते हैं तो एक रोल कटता है, तो 40 गुना 36 जब कट होंगे तो कितने रोल कटेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x आ जाएगा 40 गुना 36, x को इधर ही रहने देंगे, 9 को नीचे लेकर आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 160 रोल, यानी कि 160 रोल है वो 36 मिनट में काट देगा। चलो अगला, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर उसने 3 तरीके से आपको ऑप्शन दिए हैं, वो बता रहा है इनमें से जो अलग है वो बताओ। अब दे रहा है दिन, कैलेंडर, तिथि, महीना। ठीक है, अब इसमें से क्या अलग है चारों में से? दिन, कैलेंडर के, चलो कैलेंडर को ही लेते हैं। कैलेंडर में दिन होता है, महीना होता है, तारीख नहीं होती है। तारीख क्या होती है आपकी? जिसके अंदर डेट, मंथ और ईयर तीनों चीजें आए एक साथ लिखी हुई, ऐसी डेट नहीं होती है ना कैलेंडर में। तो कैलेंडर में क्या होता है कि दिन होता है और महीना होता है, लेकिन तिथि नहीं होती है। उसमें तो डे इस तरह से नहीं देखेंगे हम, इसको देखेंगे दूसरे तरीके से, क्योंकि कैलेंडर अपने आप में एक पूरा है जिसके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन ये तीनों चीजें अलग अलग दे रखी हैं उन्होंने। जब तीनों चीजें अलग दे रखी हैं तो अलग चीज कौन सी हो गई इसमें से? कैलेंडर अलग हो गया, क्योंकि कैलेंडर में तो सब कुछ होता है, लेकिन उसने यहाँ दिन भी अलग दे दिया, तिथि भी अलग दे दी, महीना भी अलग दे दिया, तो आपकी अलग चीज क्या हो गई? कैलेंडर। चलिए, शेर, भालू, चीता, तेंदुआ, ये आप देख सकते हो। शेर भी उस बिल्ली प्रजाति में से है, चीता भी उसी प्रजाति में से, और तेंदुआ भी उसी प्रजाति में से। तो अलग प्रजाति कौन सी है आपकी? भालू की। तो आंसर आपका आ जाएगा भालू। भालू अलग है चारों में से। ऐसे ही 64, 125, 144, 27, ये आप देख सकते हो बच्चों। 64 भी स्क्वायर होता है, 25 भी स्क्वायर होता है, 144 भी स्क्वायर होता है, लेकिन 27 क्या होता है? क्यूब। 64 किसका है? 8 का वर्ग। 125 किसका वर्ग है? नहीं, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो, इसको भी क्यूब भी कह सकते हैं। 64 किसका क्यूब है? किसका घन है? 4 का। 4 चौक 16 चौक 64। 125 किसका घन है? 5 पंजे 25 पंजे 125। 27 किसका घन है? 3 का। 3 3 9 27, लेकिन 144 जो है वो वर्ग है, तो इसका आंसर आपका सही क्या आएगा? 144। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में वो कहता है, एक लड़की ने एक लड़के को कहा कि वो उसके मामा के पिता की बेटी के बेटा है, मतलब वो ये कह रही है। ठीक है, इसको आप कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे, देखो, ये वो लड़का है, ठीक। अब वो लड़की कह रही है कि ये जो लड़का है ये इसके मामा कौन होते हैं? आपकी जो माँ होती है उसके भाई, ये मामा हुए, ठीक है। अब वो कह रही है कि मामा के पिता की बेटी, मामा के पिता कौन हुए? नाना जी। नाना जी की बेटी कौन हुई? आपकी मम्मी, ठीक। उसके बेटे के रूप में, यानी कि आपकी जो माँ का है वो बेटा, ये जो लड़का है वो आपकी माँ का बेटा है। अगर वो आपकी माँ का बेटा है तो आपका क्या हुआ? भाई। या आपका ऑप्शन नंबर 1 भाई सही है। चलिए, अगले में वो कहता है, रमन जो है उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, यहाँ साथ साथ चलते हैं। चलिए, यहाँ रमन खड़ा है, ठीक, उत्तर की तरफ चलता है 20 मीटर, यहाँ आ गया। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यानी कि अपने राइट में मुड़ा और 30 मीटर चला, यहाँ आ गया। फिर दाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चलेंगे, फिर राइट मुड़ गया और 35 मीटर चला, 30 से थोड़ा बड़ा लेंगे, 35 मीटर यहाँ पर आया। फिर क्या हुआ? फिर वो बाएं मुड़ा, यानी कि लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर वो यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया और 15 मीटर चल के यहाँ आ गया। फिर क्या हुआ? फिर वो अंत में बाएं मुड़ा और 15 मीटर फिर चला, मतलब फिर लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर चला, यहाँ आ गया, ठीक है। अब वो यहाँ खड़ा है,
तो वो पूछ रहा है कि वो अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। अब आरंभिक ये था और अब खड़ा है यहाँ, तो ये कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। ठीक है, पहला तो ये हो गया पूर्व दिशा। डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 30। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? यहाँ से देखेंगे 15। 30 और 15 कितना हुआ? 45 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 45 मीटर, यानी कि 45 मीटर दूर है और पूर्व दिशा में खड़ा है। आंसर नंबर 4 आ गया। चलिए, अब वो कह रहा है इनको अर्थपूर्ण अनुक्रम में रखना है, यानी कि सबसे पहले जो हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि फाउंडेशन पड़ती है, छत दिया है, कमरा दिया है, फर्श दिया है, दीवारें दी हैं, नींव दी है। सबसे पहले क्या होगा? नींव होगी। ठीक है, नींव होने के बाद क्या होगा? दीवारें खड़ी होंगी। दीवारें खड़े होने के बाद क्या होगा? फर्श बनेगा। फर्श बनने के बाद क्या होगा? छत बनेगी, फिर कमरा बनेगा। सबसे लास्ट में कमरा बनता है ना, फिर कमरा बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अगला क्या है? अनाज, पौध, सैंडविच, ब्रेड, लोई। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले पौधा लगेगा, यानी कि ख। फिर आपका अनाज उगेगा उसमें से, यानी क। मेरे साथ साथ देखते चलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? पहले फिर उसकी लोई बनेगी। जब अनाज हो गया फिर उसका आटा गूंदेगा, आटा गूंद के लोई बनी, ड़। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसका ब्रेड बनाएंगे, उस लोई से ब्रेड बनेगा, लोफ से ब्रेड बेक करेंगे, उस ब्रेड से सैंडविच बनेगा। यानी कि क्या हमारा सीक्वेंस हुआ? ख, क, ड़, घ और ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला है वयस्क, बच्चा, शिशु, लड़का, किशोर। यानी कि सबसे पहले क्या होता है? शिशु होता है। ठीक, फिर उसके बाद बच्चा होता है, फिर लड़का बनता है, फिर वयस्क बनता है, फिर किशोर बनता है। यानी कि हमारा सीक्वेंस है ग, ख, घ, ये, और फिर ड़, और फिर वयस्क। हाँ, पहले किशोर होगा फिर वयस्क होगा, हम सॉरी टीनेजर। पहले किशोर होगा फिर वयस्क होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चित्रों में से एक्स, वाई और जेड के माध्यम से एक पासे की अलग अलग स्थितियां प्रदर्शित है, 6 के विपरीत कौन सा आएगा वो बताना है आपको बच्चों। ये वाला तो आपका ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान दिया हुआ है। कैसे? उसने आपसे पूछा है कि 6 के ऑपोजिट बताना है कि 6 के ऑपोजिट कौन सा है। अब ऑपोजिट आने के लिए कोई भी जो संख्या जो 6 के ऑपोजिट होगी वो 6 के साथ तो नहीं दिखाई देगी, ऑब्वियसली ऑपोजिट तो साथ नहीं हो सकती। तो देखो 6 के साथ में यहाँ कौन कौन सी संख्या है हमारे पास? 4 भी है, 3 भी है। ठीक है, इधर देखें 2 भी और 5 भी है। कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 के साथ में नहीं है, नहीं दिखाई दे रही है आपको? कौन सी संख्या है वो है आपकी 1। तो आपका आंसर क्या है? सिंपली 1। जो चीज़ संख्या 6 के साथ दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब वो 6 के ऑपोजिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हम अगले वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।